हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 न्यू लेबर लॉज को इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, ये लेबर लॉज के रिगार्डिंग जो बिल था वो तो 2019 में ही आ चुका था, 2019 में वो बिल आ चुका था। बट इसको जो इम्प्लीमेंट किया है वो 2025 के अंदर गवर्नमेंट ने किया है। और इस बिल में कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जिसके रिगार्डिंग पूरे देश में 26 नवंबर को जो लेबर यूनियन है या जो ट्रेड यूनियन है वो क्या करने वाली है, प्रोटेस्ट यानी हड़ताल करने वाली है। जानिए, देखते हैं इसके अंदर ऐसे क्या प्रोविजंस हैं जो वर्कर्स के लिए अच्छे नहीं हैं, जो एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छे नहीं हैं। डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो हुआ क्या है, रिसेंटली जो हमारे पुराने लेबर लॉज थे वो काफ़ी ओल्ड थे। इवन आप देखेंगे 1930 से थे, वो ब्रिटिश टाइम के लॉज थे। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लॉज थे, लेकिन इनकी संख्या देखिए कितने कितने 29 लॉज थे। उनको मर्ज कर दिया है सिर्फ और सिर्फ 4 लॉज में। मतलब पहले वो 29 लॉ थे, अब वो सिर्फ और सिर्फ हो गए हमारे 4 लॉ। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, आउटडेटेड थे। अब किसने सोचा था कि हमारे देश में जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला जैसी कंपनीज आ जाएंगी, जैसे गिग वर्कर्स आ जाएंगे। अब ये लॉस कितने पुराने हैं। ये लॉस उन लोगों के लिए तो बने नहीं होंगे जो जोमेटो में काम करते हैं, जो स्विगी वाले भैया होते हैं, जो हमारे डिलीवरी भैया होते हैं, उनके लिए तो बने नहीं होंगे। ये तो उस टाइम के पीरियड के अकॉर्डिंग बने होंगे। तो इनको क्या कर दिया सरकार ने, रिप्लेस कर दिया। ये 29 लॉज को रिप्लेस कर दिया सरकार ने 4 लॉज में। तो इसका एम क्या है, गवर्नमेंट का क्या बोलना है। गवर्नमेंट बोलती है कि ये वर्कर का जो वेलफेयर है, कल्याण है, उसके लिए हम लेके आए। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग, ये लॉज इतने सिंप्लीफाइड, इतने सिंपल है जिससे हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा मिलेगा, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ देश के अंदर न्यू एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी सराहना मिलेगी। अब वो 4 कौन से कोड्स हैं। पहला है कोड्स ऑन वेजेस, सेकंड है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, थर्ड है हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड, एंड फाइनल है हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो ये 4 कोड्स हैं। ये कोड्स को हम बहुत डिटेल में कवर नहीं करेंगे, पर सुपरफिशियली वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसको क्या जो ट्रेड यूनियन है, जो मजदूर संघ है, वो इनको क्या कर रहे हैं, उनको उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। उन हम चीज़ों को देखेंगे जो इसमें कंट्रोवर्शियल है, जिसके कारण देश में 26 नवंबर को एक बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट में क्या होने वाला है, प्रोटेस्ट होने वाला है। सबसे पहले हम कोड नंबर 1 को देखते हैं, दैट इज कोड ऑन वेजिस। जो जो बिल तो 2019 में आ चुका था हमारा, और सरकार ने अभी इसको लागू कर दिया है फाइनली। इसके अंदर क्या कौन सा कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, और उन्होंने बोला है हम एक नेशनल फ्लोर वेज निकालेंगे। फ्लोर समझते ना, जमीन, कि इससे कम कोई भी राज्य पैसा नहीं देगा। मतलब कोई लेबर अगर काम कर रहा है तो उसको मिनिमम इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर मिनिमम वेजेस क्या होते हैं। फिर सर हमारे मिनिमम वेजेस क्या होते हैं अगर फ्लोर वेजेस है। तो देखिए, जो मिनिमम वेजेस है इससे लार्जली जनरली, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, जनरली डील करता है स्टेट, वो स्टेट्स के रिस्पेक्ट में होते हैं। और जो आप ये नेशनल फ्लोर वेजेस देख रहे हैं, इससे डील करता है हमारा सेंटर। ठीक है, तो नेशनल फ्लोर वेजेस मतलब सेंट्रल डिसाइड कर देगा कि इससे कम कोई भी राज्य, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, इससे कम आप लेबर्स को पैसा नहीं दे सकते। उसके बाद इसके अंदर जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी रिगार्डिंग हम हमेशा बात करते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस में, कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आपने देखा होगा कि जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनको सेम काम के लिए ज्यादा वेतन मिलता है, हाई पे मिलता है, और सेम काम के लिए वुमेन्स को कम वेतन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर्स देख लीजिए, जो मेल डॉक्टर्स होते हैं उनकी फीस ज़्यादा होती है, जो फीमेल डॉक्टर्स होते हैं उनकी फीस कम होती है। फॉर एग्जाम्पल आप टीचर्स की देख लीजिए, टीचर्स में भी आप देखेंगे जो मेल टीचर्स उनकी फीस ज़्यादा है, जो फीमेल टीचर्स है उनकी फीस कम है। तो आप देखते हैं कि काम तो दोनों टीचिंग का कर रहे हैं, काम तो दोनों डॉक्टर हैं, बट दोनों की जो वेजेस है उसमें क्या है, डिफरेंस मिल रहा है। और अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो तो वहाँ पे हम डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं। तो डीपीएसपी में जो हमारा आर्टिकल 39D है, वो भी इसी रिगार्डिंग बात करता है कि अगर काम इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस, अगर काम सेम है तो वेतन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, इसने कौन कौन से लॉज को रिप्लेस किया, आप देखिए कितने पुराने पुराने लॉज हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का लॉ है, कितना पुराना है।
पेमेंट ऑफ वेजेस है 1936, कितने पुराने हैं, 1936, 1948, 1965, 1976, इतने ओल्ड लॉ हैं। और अभी हम कहाँ हैं 2025 में, कितना सब कुछ चेंज हो चुका है, हमारी इकोनॉमी में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो उस सब चीजों को देखते हुए ये 4 लॉज को रिप्लेस कर दिया है किसने, कोड ऑफ वेजेस ने। अगला आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। क्या आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि जो हम फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है ना उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं। समझिए अब क्या दिक्कत है, आपने देखा होगा कभी कभी जैसे कोई प्रोजेक्ट आया कोई बिल्डिंग बनाने का, तो 2 साल का प्रोजेक्ट है, तो 2 साल के लिए लेबर को हायर किया जाता है। बट व्हाट आफ्टर द 2 ईयर्स, उन 2 साल के बाद क्या होगा, वो लेबर के पास तो कोई, वो एक एम्प्लॉयड लेबर से एक अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, वो तो अनएम्प्लॉयड आदमी हो जाएगा। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि ये जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयड होते हैं इनको भी कोई ना कोई सोशल सिक्योरिटीज तो देनी चाहिए। अगर कोई 4 साल के लिए कहीं किसी कंपनी के साथ, फॉर एग्जांपल बीपीसीएल के साथ काम कर रहा है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लेके, या एचपीसीएल के साथ कर रहा है, जो हमारी पीएसयूज है बड़ी बड़ी, गेल, ओएनजीसी, इनके साथ काम कर रहा है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर करेंगी, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देंगी ही नहीं, ठीक है। वैसे ही सरकारी नौकरियां नहीं है, तो ये टेम्परेरी 4 साल के लिए हायर करेंगे और 4 साल बाद बोलेंगे आपका तो टर्म ही खत्म हो गया क्योंकि आप फिक्स टर्म पे थे। अब ना कोई एग्जाम का फॉर्म भर सकता क्योंकि एज भी निकल गई। तो सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है इसके अंदर दैट इज आ रहा है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। इसको सरकार ने क्या कर दिया है, रिकॉग्नाइज कर दिया है। साथ ही साथ पहले जो ट्रेड यूनियन थे वो जब स्ट्राइक करते थे उनको सिर्फ और सिर्फ 7 डेज पहले नोटिस देना पड़ता था, 14 डेज कर दिया है। एक और जो प्रॉब्लमेटिक चीज है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक जो कंट्रोवर्शियल कोड है वो यही है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। एक और जो प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स वो ये आता है कि देखिए जो ले ऑफ है, आपने सुना होगा आजकल कि भाई अमेजोन ले ऑफ कर रही है, एक साथ हजार हजार लोगों को निकाल रही है, 2-2 हजार लोगों को निकाल रही है। मेटा, फेसबुक के 10-10 हजार लोगों को एक साथ निकल रहे हैं। नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबल लेवल पे लोग क्या कर रहे हैं, वर्कर्स को निकाल रहे हैं। तो हमारे देश में इसके रिगार्डिंग क्या कानून था, तो पहले ऐसा था कि आपके पास अगर 100 वर्कर्स हैं, तो अगर आप 100 वर्कर्स से ज़्यादा, अगर आप मिनिमम, आपके पास बता रहा हूँ दैट इज मिनिमम, अगर मेरी कंपनी में मान लो 100 वर्कर है, क्या है 100 वर्कर है, और अगर मैं मैसिव ले ऑफ करता हूँ, ठीक है, मैसिव ले ऑफ मतलब मैं मान दो 30 लोगों को एक साथ निकाल लेता हूँ, 40 लोगों को एक साथ निकाल लेता हूँ, तो मुझे सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब की कंडीशन में क्या है, वो 100 से बढ़ा के सरकार ने 300 कर दिया। अगर अब मेरी कंपनी में 300 वर्कर हैं मिनिमम, मतलब मेरी वर्कर थे, तो मैं अगर ले ऑफ करता हूँ, मैं लोगों को हटाता हूँ, तो मुझे सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी। और 300 से ज़्यादा है तो लेनी पड़ेगी। तो फंडा ये है कि अगर 300 से ज़्यादा है मेरे पास वर्कर, तो गवर्नमेंट परमिशन रिक्वायर्ड। पर 300 से कम है तो कोई गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, दे धड़ल्ले से निकालो लोगों को। पहले ये 100 था, 100 से अगर अगर मेरी कंपनी में 100 से ज़्यादा इंप्लॉय है तो परमिशन लेनी पड़ रही है, अब वो नंबर बढ़ा दिया 300 तक सरकार ने। इससे तो और ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, ले ऑफ होगा। इससे वो छोटी छोटी कंपनी में जो लोग काम करते हैं, छोटे छोटे कोचिंग सेंटर्स में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया। पहले क्या होता था, धड़ल्ले से अगर 20% या 30% लोगों को निकाल लेते थे, 20 या 30 लोगों को निकाल देते, 100 लोगों को सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। पर अब नहीं लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सरकार ने लिमिट ही इंक्रीज कर दी। तो ये जो 2 पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट होने वाला है देश के अंदर, कब, 26 नवंबर को। और ये लॉस कब आए हमारे, 21 नवंबर को। और इसने, अच्छा, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ने किस किस एक्ट को रिप्लेस किया है, इन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, आप देखिए ना कितने पुराने पुराने लॉज है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसको क्या कर दिया उन्होंने, रिप्लेस कर दिया है। अगला आता है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। यहाँ पे एक जो अच्छी चीज हुई है हमारे एम्प्लॉयज के लिए, वर्कर्स के लिए, वो है ग्रेजुटी। क्या होती है, अगर आपने किसी कंपनी में पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया है, तो आपको क्या होता है, जब आप नौकरी छोड़ते हो तो आपको एक अच्छा अमाउंट मिलता है, एक ग्रेजुटी अमाउंट मिलता है जो आपका बेसिक का 50% रहता है, ठीक है। 6 महीने के लिए रहता है, कुछ उसके पीछे की साइंस नहीं होती, पर हाँ एक ग्रेजुटी क्या होता है, एक टाइप का पे होता है, पैसा मिलता है आपको, अच्छा मिलता है, ठीक है। तो पहले आप मिनिमम क्या था, 5 साल अगर आप उस कंपनी में काम करते हो तो आपको ग्रेजुटी मिलेगी, पर अब कैसा कर दिया सरकार ने, 1 साल कर दिया। तो ये काफी अच्छी चीज है।
ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ने कौन कौन से लॉज को अपने रिप्लेस किया, जैसे इसके अंदर आ रहा है EPF एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 1950, ESIC 1948, मैटरनिटी बिल 1967। तो ये करीब 9 जो ऐसे लॉज हैं जिसको क्या कर दिया इसने, रिप्लेस कर दिया। 9 और 8 17 हो गए, बाकी जो कितने बचे हमारे 13 और बचे, वो लास्ट वाले में हो जाएंगे। लास्ट क्या है हमारा, OSC ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये हेल्थ और सेफ्टी के रिगार्डिंग है। इसके रिगार्डिंग मैटरनिटी बिल जो लीव होती है, आपने पता होगा अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको 26 वीक का क्या मिलता है, मैटरनिटी लीव मिलता है। 26 वीक्स अराउंड हो गया अपना 6.5 महीने। और ये भी मिलता है उनको फर्स्ट 2 चाइल्ड तक, पहले 2 बच्चों तक, फर्स्ट 2 चाइल्ड तक मिलता है, उसके बाद इनको ये नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही आप तीसरा चाइल्ड कंसीव करते हो तो ये 12 वीक हो जाता है। तो फर्स्ट 2 चाइल्ड तक आपका जो बेनिफिट रहेगा वो कितना रहेगा, मैटरनिटी लीव का 6.5 महीने रहेगा। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने जो ये कोल माइंस के आसपास वर्क काम करते हैं या फिर ऐसे हैजार्डस जगह पे काम करते हैं वर्कर, उनका ईयरली चेकअप को मैंडेटरी कर दिया। तो ये भी एक अच्छा प्रोविजन है कि जो सरकार ने जो ये वर्कर्स होते हैं जो माइंस में काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे करते हैं, इनके लिए मैंडेटरी ईयरली क्या कर दिया, चेकअप लागू कर दिया है। और एक और चीज, इसको लोग पॉजिटिव भी देख रहे हैं, नेगेटिव भी देख रहे हैं। जो वुमेन है वो हर एक सेक्टर में अब क्या कर सकती है, नाइट शिफ्ट कर सकती है विद द सेफगार्ड। अब इशू ये आता है कि क्या भारत का इकोसिस्टम, क्या भारत का जॉब, भारत की जो ऑफिसेज है, भारत की जो जॉब सिक्योरिटी है वो अलाउ करती है क्या कि वुमेन्स नाइट शिफ्ट भी कर सके। अब अभी हमने कुछ ही 1 साल पहले ही देखा था कि बंगाल के अंदर एक डॉक्टर के साथ रेप हो गया था। तो आपने अलाउ तो कर दिया वुमेन की नाइट शिफ्ट के लिए, और एम्प्लॉयर कराएगा भी क्योंकि उसको तो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है। तो क्या उस एम्प्लॉयर के पास इतना सेफ्टी मेजर है कि वुमेन का वो ध्यान रख सकता है, क्योंकि डॉक्टर के साथ इस कंट्री में रेप हो चुका है। तो क्या हमारी कंट्री अभी इस चीज के लिए रेडी है। दूसरे ये देखते हैं कि अगर जो मैन रात को काम कर सकते हैं, जब आदमी काम कर सकता है, तो वाई नॉट वुमेन। तो इसको दोनों कंडीशन से देखा जा सकता है। पर मुझे भी ऐसा लगता है अगर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स हो, ठीक है, सिर्फ एक वुमेन ना हो, 4-5 वुमेन हो, प्रॉपर कैमराज हो, पूरा प्रॉपर सर्विलेंस हो, प्रॉपर गार्ड हो, तो वुमेन्स कैन ऑल्सो डू अ नाइट शिफ्ट। उसके अलावा एक और चीज जो बेनिफिट करेगी एम्प्लॉयर्स को, कि भाई पहले क्या पड़ता था, बार बार लाइसेंस लेना पड़ता था, हर साल एवरी ईयर आपका लाइसेंस क्या होता था, रिन्यू होता था। बट अब अगर आपने लाइसेंस ले लिया तो वो वैलिड होगा आपके 5 ईयर्स के लिए। पहले क्या था कि आपको हर ईयर, एवरी ईयर क्या करना पड़ता था, एवरी ईयर आपको लाइसेंस को क्या करना, रेन्यू करना पड़ता था। पर ऐसा नहीं है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने अगर लाइसेंस लिया तो उसकी वैलिडिटी होगी 5 ईयर की, पहले वो सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर की। तो हर साल लाइसेंस रिन्यू करवाओ, इस बार अब फिक्स हो चुका है कि एक बार ले लो, 5 साल के लिए मौज काटो। इसके रिगार्डिंग कौन कौन से लॉज को जो तो रिप्लेस कर दिया है, ये 9 टोटल 13 ऐसे लॉज थे जिसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है ऑपरेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ने, जैसे फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेट, वर्किंग जर्नलिस्ट, मेजर ट्रांसपोर्ट, बीड़ी एंड सिगार, डॉक वर्कर्स, इन सबको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया इसने। तो टोटल मैंने वापस बताना चाहूंगा, क्वेश्चन आ सकता है टोटल कितने थे, 29 हमारे लॉज थे, कोड्स थे जिसको रिप्लेस कर दिया किसने, फोर्ड ने। अब किसकी बात होती है कि अभी किस एम्प्लॉयज को कैसे बेनिफिट कर रहा है। अब 2 तरीके से देखेंगे कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो श्रमिक हैं, उनको कैसे बेनिफिट कर रहा है। पहली बात तो टाइम से पेमेंट मिल जाएगा, फेयर एंड टाइमली वेजेस मिल जाएगा। दूसरा क्या दिक्कत है, दूसरा इनके लिए अच्छा क्या है कि भाई एक फ्लोर वेज डिसाइड हो गया है सेंट्रल के द्वारा। अब राज्य क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ज्यादा कर सकते पर कम नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके, अब ग्रेचुइटी आपको 1 साल बाद मिल जाएगी। 5 साल का वो टाइम पीरियड जो बहुत ज्यादा लगता था वो खत्म हो चुका है। अगला क्या है, सरकार ने पहली बार जो ये गिग वर्कर्स होते हैं, जो जोमेटो वाले भैया होते हैं, आपने देखा होगा ना, जोमेटो, रैपिडो, इन पे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, ब्लिंकिट, ये काम भी ज्यादा करते हैं, इनका वेतन भी कम होता है। तो जो ये गिग वर्कर्स होते हैं, जो किसी कंपनी के साथ नहीं होते हैं, जो आज रैपिडो के लिए काम करें, कल ओला के साथ काम कर रहे हैं, ये अनऑर्गेनाइज है, इनके ऊपर कोई डायरेक्टली एम्प्लॉयर नहीं है, इनको और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सरकार ने क्या कर दिया है, रिकॉग्नाइज कर दिया, और इनको भी वो सोशल सिक्योरिटीज देने की बात हो रही है। सोशल सिक्योरिटी लाइक ESIC, PPFO, इनके अंदर इनको भी सिक्योरिटी और पेंशन की इनको सुविधा देने जा रही है सरकार।
एम्प्लॉयर्स को क्या बेनिफिट है? एम्प्लॉयर्स को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, जो उपभोक्ता है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना है। क्या क्या होने वाला है कि भाई पहली बात तो सिंगल लाइसेंस हो गया 5 साल के लिए, तो काफ़ी अच्छी है। इससे तो हमारे देश में एफडीआई भी आएगा। इस चीज़ का तो मैं भी काफ़ी सपोर्ट करता हूँ कि एफडीआई आएगा, प्राइवेट कंपनीज आएगी, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, स्टार्टअप कल्चर बनेगा, ठीक है। इजी हायरिंग होगी उनके अकॉर्डिंग। हायरिंग के साथ इजी क्या होगा, ले ऑफ भी होगा। हायरिंग के साथ लोग इजीली उनको क्या है, फटाफट वर्कर्स लेंगे और फटाफट वर्कर्स को निकालेंगे। ये एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट आएगा है, कंप्लाइंसेस कम हो गए। अब जो वो लेबर कमिश्नर होता था वो उस 29 लॉ इतने कॉम्प्लेक्स थे, इतने जटिल थे कि कंपनीज को परेशान करता रहता था। अब वो 4 लॉज हैं, कंपनी के लिए भी ईजी है समझना के लिए, ठीक है। तो वहां पे जो ये ब्यूरोक्रेसी है वो थोड़ी हमारे को कम होते दिखेगी, करप्शन थोड़ा हमको कम होते दिखेगा। अब 26 नवंबर को जो प्रोटेस्ट होने वाला है वो किस रिगार्डिंग वाला है? सबसे पहली बात तो जॉब सिक्योरिटी कम हो गई, क्योंकि आपने क्या कर दिया, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयड है, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयड है, उनको इंकरेज कर दिया सरकार ने इसके अंदर। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयड होता है जैसे 2 साल 3 साल 4 साल, उसको इंकरेज कर दिया सरकार ने। दूसरी बात, ये इतने ओवर सिंप्लाइड दिख रहे हैं ना, इतने ओवर सिंप्लीफिकेशन दिख रहे हैं कि सरकार ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है किसको, हमारे एम्प्लॉयर्स को, और एम्प्लॉय की कुछ बात ही नहीं कर रहा है। उसके बाद सेंट्रल ने अपना डोमिनेंस दिखा दिया किस पे, वेजिस पे, क्योंकि सेंट्रल ने क्या डिसाइड कर दिया, नेशनल फ्लोर वेज, नेशनल फ्लोर वेज डिसाइड कर दिया ना, तो सेंट्रल का डोमिनेंस दिख गया। इससे क्या हुआ, जो फेडरल सिस्टम है, जो संघीय ढांचा है भारत का, वो क्या होता दिख रहा है, अपना कमजोर होते दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एक टर्म होती है डेट इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेन। कलेक्टिव बार्गेन क्या होता है, इसके अंदर जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉयर, मतलब जो नौकरी दे रहा है जो नौकरी कर रहा है, वो दोनों एक फ्लोर पे आके बैठ के बात करते हैं और चीजें को सॉर्टेड करते हैं। इस लॉस के अंदर ऐसा लग रहा है कि जो ये कलेक्टिव बार्गेन है ना, ये सब खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि अब सीधा सरकार है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयर है, बट एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो लेबर्स का हक है, लेबर्स की जो आवाज उठाने की उनकी वो है, उनको आवाज उठाने का जो हक है, उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उस पर कहीं ना कहीं वायलेशन होता दिख रहा है। तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों आके एक बेंच पे आके बात करते हैं, एम्प्लॉयर अपने बेनिफिट की बात करता है, प्रॉफिट की बात करता है, एम्प्लॉय अपने बेनिफिट की बात करता है, लाइक वेजेस की बात करता है, लाइक वर्किंग आवर्स की बात करता है, तो उसको गवर्नमेंट ने क्या कहीं ना कहीं क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया है। 26 नवंबर 2025 को क्या होने वाला है, देश में एक मैसिव प्रोटेस्ट होने वाला है, बड़े लेवल पर हड़ताल होने वाली है, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंसर्न आ रहा है कि जॉब का क्या होगा। नाइट शिफ्ट आप लगा तो रहे हो, तो उसमें वुमेन्स की सेफ्टी का क्या होगा, क्या आपने इंश्योर करा कि गार्ड्स हैं या नहीं है, कितनी वुमेन्स एक साथ रात को काम कर सकती हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, इंटरनेट सुविधा कैसी होगी, क्या होगा। लेबर्स के जो यूनियन है, जैसे जो लेबर होते हैं उनके खुद के यूनियन होते हैं, संघ होते हैं, उनके क्या अधिकार होगा, क्या होगा। उनको आपने बोला कि 14 दिन तक का नोटिस दे के फिर आप स्ट्राइक करोगे, ठीक है। एम्प्लॉयर बायस, इस जो रिफॉर्म है इसको कैसा देखा जा रहा है, ये कैसा है, एम्प्लॉयर बायस्ड है। एम्प्लॉयर मतलब जो वो है हमारा, जो कंपनी का ओनर है, सीईओ है, को फाउंडर है, उसकी तरफ कहीं दिख रहे हैं, एम्प्लॉयर की तरफ, वर्कर की तरफ नहीं दिख रहा है। तो ये एम्प्लॉयर बायस रिफॉर्म दिख रहा है देश के अंदर, जो कहीं ना कहीं लेबर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता दिख रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है, प्रोटेस्ट के बाद सरकार का क्या रुख रहता है इस पर हाल ही फिलहाल के लिए सरकार ने इसको चारों कोर्ट्स को लागू कर दिया है। अब वो जो पुराने 29 लॉ थे वो नल एंड वॉइड है, ये 4 लॉ ही क्या हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।